नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। द स्मार्ट स्टडी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रामबाबू प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि पिछली कक्षा में हमने पार्ट 2 के बारे में पढ़ा था, जो 7 अंक का पार्ट था जिसका नाम था अम्ल, क्षार एवं लवण। उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। अर्थात हम अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे कि अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या है। इसके साथ ही हम एक बार पिछली कक्षा का रिवीजन कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने अम्ल और क्षार की परिभाषाएं पढ़ी थी कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। साथ ही इसमें हमने पढ़ा था कि अम्ल और क्षार की पहचान के लिए हम कुछ पदार्थों को उपयोग में लेते हैं। उन पदार्थों को क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं, जिसकी परिभाषा थी कि कुछ प्राकृतिक एवं संश्लेषित पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार की पहचान करने में उपयोगी होते हैं क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। जो प्राकृतिक सूचक होते हैं वे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अर्थात जिनका जैसे कि लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गई, इसके अलावा हाइड्रेंजिया हो गया, पिटोनिया और जेरानियम जैसे फूलों की पंखुड़ियां हो गई। ये सभी के सभी क्या होते हैं? प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। फिर इसके पश्चात हमने बात की थी संश्लेषित सूचक की। ये जो मानव से द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज या फिनोल्फ्थालीन इसके उदाहरण है। फिर हमने गंधीय सूचकों की बात की कि कुछ सूचक ऐसे होते हैं जो अम्ल और क्षारीय माध्यम में क्या करते हैं? अपने गंध को परिवर्तित कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक कहलाते हैं। जिसके अंदर हमने पढ़ा था एक तो कटी हुई प्याज, लहसुन और वेनिला या फिर लौंग का तेल। ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक। फिर हमने लास्ट के टाइम पे अम्ल और क्षार के सामान्य गुणों की बात की थी कि अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। जब और अम्लों का जो स्पर्श होता है वो कैसा होता है? ज्वलनशील होता है। जबकि क्षारों का स्पर्श कैसा होता है? साबुन की जैसे मुलायम होता है। फिर हमने बात की कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और चौथा जो हमने गुण पढ़ा था उसके अंदर पढ़ा था कि अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं जबकि क्षार धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। और उसके साथ ही हम उस क्लास को कंप्लीट किए थे। आज हम दूसरी क्लास में अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्मों की चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या प्रदर्शित करते हैं। साथ में इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, समीकरण है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्मों में हम सबसे पहला गुणधर्म पढ़ते हैं कि अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया कैसे करता है। तो देखिए, ये हमने सामान्य गुण में पढ़ा था, जबकि हम इसको रासायनिक गुण में पढ़ेंगे और हम अभिक्रिया के माध्यम से इसको समझाएंगे। तो फिर ये गुण कौन सा हो जाएगा? रासायनिक गुणधर्म हो जाएगा। तो सबसे पहला इसका गुण क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहला गुण हो जाएगा, एक नंबर डाल के लिखता हूं, अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया अपना पहला जो गुणधर्म है वो ये रहने वाला है कि अम्ल एवं क्षार की धातु से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने सामान्य गुण में पढ़ा था कि अम्लों की जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, अम्ल और क्षार की जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये तो था इसका सामान्य गुणधर्म। परंतु हाइड्रोजन गैस के साथ साथ ये कौन से पदार्थ का निर्माण करते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये इसका रासायनिक गुणधर्म हो जाएगा। तो हम यही बात लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अम्लों के बारे में लिखते हैं, फिर हम क्षारों के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर डाल के हम लिखते हैं अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके
अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं तथा संबंधित धातु के लवण बनाते हैं। लवण का निर्माण करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो रासायनिक गुणधर्म था वो क्या था कि अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तो देती है, साथ में जो भी धातु होती है उस धातु से संबंधित लवण का भी निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं उसके लिए हम उदाहरण लेते हैं। जैसे उदाहरण में हम क्या लिखेंगे? हम एक ऐसा उदाहरण लेंगे जिसके अंदर हम अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाएंगे और उस धातु का समीकरण भी हम लिखेंगे। सबसे पहले उसका कथन लिखते हैं। देखिए, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक धातु से, कौन सी धातु से करवाते हैं? जिंक धातु से करवाने पर जिंक सल्फेट देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक धातु से करवाने पर जिंक सल्फेट लवण प्राप्त होता है। कौन सा लवण प्राप्त होता है? जिंक सल्फेट लवण प्राप्त होता है तथा हाइड्रोजन गैस, तथा कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक धातु से करवाने पर जिंक सल्फेट लवण प्राप्त होता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब इस कथन को तो हमने लिख दिया है, परंतु यदि आपको कथन याद नहीं हो तो इसे रासायनिक समीकरण से कैसे याद रखेंगे? देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवानी है। किसकी अभिक्रिया करवानी है? सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है? जिंक से। तो क्या लिखेंगे? Zn। जिंक का प्रतीक क्या होता है? Zn होता है। अब जब सल्फ्यूरिक अम्ल की जिंक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बताइए क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर जिंक तो लिख देंगे और सल्फेट का सूत्र होता है SO4। तो यहाँ पर देखिए H2 जो है, H2 तो गैस के रूप में निकल जाएगी, बचेगा क्या? सल्फेट अणु। सल्फेट अणु जिंक के साथ मिलकर क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट लवण बनाएगा। प्लस आगे क्या निकलेगी? H2 गैस यहाँ से निष्कासित हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए H2 तो क्या है? गैस है। जिंक सल्फेट क्या है? जिंक सल्फेट यहाँ पर लवण है और विलयन के रूप में है। जिंक क्या है? धातु है, सॉलिड में स्टेट में है, क्योंकि H2SO4 ये भी एक विलयन का फॉर्मूला है, विलयन है।
ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये किसकी समीकरण हो गई है, ये इस जो अम्ल के अभिक्रिया धातु से करवाते हैं, जिंक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, उसका समीकरण है कि सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाए जिंक की, तो उससे जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। आगे चलते हैं और अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं क्षार के बारे में, कि क्षार की यदि धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, जब क्षार की हम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब देखिए क्या होता है। तो क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं तथा लवण भी बनाते हैं देखिए, वही बात हो गई कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं और लवण बनाते हैं। क्षार भी क्या करते हैं, धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं और लवण भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, तो इसके लिए भी उदाहरण लिखेंगे, जैसे और जैसे के अंदर क्या लिखेंगे, जिंक धातु की, वापस से वही जिंक धातु ले लेते हैं, तो जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। देखिए, जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाने पर सोडियम जिंकेट बनता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब देखिए, इसकी अभिक्रिया लिखते हैं, तो अभिक्रिया किस प्रकार से होगी। देखिए, सबसे पहले जिंक की अभिक्रिया किससे करवानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, सोडियम का तो Na, हाइड्रोक्साइड का OH, तो क्या हो गया, NaOH। जब जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से करवाते हैं, और NaOH क्या है, यहाँ पे क्षार, क्या है, प्रबल क्षार है, जिंक क्या है, धातु है, तो इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, सोडियम जिंकेट का। मतलब यहाँ से जो ये ऑक्सीजन अणु है, जो हाइड्रोजन अणु है, ये तो निकल जाएगा, और ऑक्सीजन अणु के साथ में सोडियम मिलकर जिंक के साथ में क्या बनाएगा, लवण का निर्माण करेगा। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के हिसाब से
यहाँ पर इसको लिखता हूं मैं 2NaOH। ठीक है, तो यहाँ पर जो लवण बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए Na2, क्योंकि हमें संतुलित समीकरण लिखनी है, सोडियम कितने हैं 2, तो यहाँ हो जाएगा Na2ZnO, क्योंकि सोडियम कितने हैं 2, ऑक्सीजन भी कितने होंगे 2, हाइड्रोजन भी कितने होंगे 2। यहाँ पर 2 क्यों लिया है, क्योंकि हम हाइड्रोजन निकाल लें तो हाइड्रोजन हमेशा H2 के रूप में निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए Na2ZnO2 अर्थात सोडियम जिंकेट, ये किसका फॉर्मूला है, ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला है। प्लस यहाँ से क्या निकलेगी H2 गैस बाहर निकलेगी। इनकी अवस्थाओं के रूप में लिख देते हैं, ये गैस हो गया, ये सोडियम जिंकेट क्या हो गया विलियन हो गया, यहाँ पर ये NaOH भी क्या है एक विलियन है, एक्वस है, और ये जिंक क्या है सॉलिड स्टेट में है अर्थात धातु है, तो ठोस अवस्था में है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पता चलता है हमें कि जो क्षार है वे भी धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, और क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। परंतु यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि क्षार यहाँ तो हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहे हैं, परंतु सभी प्रकार की अभिक्रियाओं में क्षार कभी भी हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते। ये विशेष गुण किसके पास पाया जाता है, केवल अम्लों के पास। कुछ धातुएं होती है जो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, जैसे कि हमने जिंक के बारे में पढ़ा है। तो एक बात विशेष नोट करके लिख लेते हैं, स्टार लगा के लिख देता हूं मैं, देखिए परंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है, सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन गैस धातुओं के साथ मिलकर कौन देता है, केवल अम्ल देते हैं, क्षार नहीं देते। कुछ एक धातुओं के साथ में क्षार हाइड्रोजन गैस देते हैं, सभी के साथ नहीं देते हैं। इसके साथ ही आपका पहला जो रासायनिक गुणधर्म है अम्ल और क्षार का, वो कंप्लीट होता है कि अम्ल धातुओं के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस देते हैं और लवण का निर्माण करते हैं, और क्षार भी धातुओं के साथ मिलकर लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। परंतु इसके लिए विशेष रूप से उत्तरदायी कौन है, अम्ल होते हैं। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा गुणधर्म क्या हो जाएगा, देखिए। और दूसरा गुणधर्म यहाँ पर कहता है, दूसरा गुणधर्म क्या कहता है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया क्या होता है, दूसरा गुणधर्म है, क्या होता है जब अम्ल धातु कार्बोनेट से या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको विशेष बात क्या ध्यान रखनी है कि अम्ल जब धातु या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वे लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनाते हैं। 3 प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से यही बात लिखनी है। सबसे पहले हम धातु कार्बोनेट के बारे में लिखेंगे, फिर हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में लिखेंगे। तो 1 नंबर डाल के मैं लिख देता हूं यहाँ पर, सभी धातु
सभी, एक लाइन तो ये तो मैं कॉमन लिख देता हूं, सभी धातु कार्बोनेट, सभी धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सभी धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अभिक्रिया करके संगत लवण से तात्पर्य है कि जिस धातु के कार्बोनेट है उसी धातु का लवण बनेगा तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं, देखिए क्या विशेषता समझ में आई कि जो धातु कार्बोनेट होते हैं या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, सभी के सभी धातु कार्बोनेट और सभी के सभी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं? संगत लवण बनाते हैं, अर्थात जिस धातु का कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है उसी का तो लवण बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में जल का भी निर्माण करते हैं। जैसे, अब जैसे के अंदर हम उदाहरण लिखते हैं। जैसे सबसे पहले हम धातु कार्बोनेट का उदाहरण लिख लेते हैं और धातु कार्बोनेट में हम सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं, तो हम यहां पर लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करवाने पर सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करवाने पर सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है, देखिए कैसे होता है। सोडियम कार्बोनेट का मतलब है, फॉर्मूला होता है इसका, देखिए सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। ये तो हो गया सोडियम कार्बोनेट। इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। किससे करवानी है? HCl से इसकी अभिक्रिया करवानी है।
तो देखिए अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या क्या बनेगा, एक तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तथा जल बनेगा। तो यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। क्या होता है, NaCl। NaCl का निर्माण होगा प्लस किसका निर्माण होगा, NaCl का निर्माण होगा। NaCl के अलावा किसका निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 प्लस किसका निर्माण होगा, जल का। तो जल का अणु क्या होता है, H2O। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। यहां पर मैंने एक समीकरण लिखी है, मैंने सिर्फ क्या किया कि जो भी हमारे कथन में पदार्थों के नाम दिए गए हैं उनके रासायनिक सूत्र मैंने लिख दिए हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, और सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, जल H2O होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये जो रासायनिक समीकरण लिखी हुई है ये संतुलित है। तो हम देखते हैं, बाएं तरफ के दाएं तरफ के जो परमाणु हैं उनकी संख्या गिनते हैं। सोडियम कितने हैं, 2। इधर सोडियम कितना, 1। यहीं पर असंतुलित हो गया। तो समीकरण संतुलित है कि नहीं है, नहीं है। संतुलित ये कब होगी, जब इसके परमाणुओं की संख्या को हम संतुलित करेंगे। सोडियम 2 है, इधर 1 है, इधर क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन 1 है। तो पहले सोडियम को यहाँ पर संतुलित करते हैं, आगे लगाते हैं 2। अब 2 लगाते हम देख रहे हैं कि क्लोरीन कितने हो गए, 2, जबकि इधर बाईं तरफ क्लोरीन कितना, 1। तो इसके आगे क्या लग जाएगा, 2। क्या लग जाएगा, 2। 2 HCl हो गया। कितने HCl हो गया, 2। यहां पर देखिए ये हो जाएगा 2 HCl। ठीक है, 2 HCl हो गया। आगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इधर कार्बन कितना, 1, इधर भी 1 ही है, इधर 3 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन काम में आ गई। प्लस हाइड्रोजन देखो कितने हो गए, 2, यहां भी 2 ही है। ऑक्सीजन 3 में से 2 तो काम आ गई थी, 1 बची तो यहां आ गई। अब ये समीकरण कैसी है, संतुलित समीकरण है। सोडियम कार्बोनेट HCl NaCl CO2 और H2O, ये किसकी समीकरण हो गई है, ये धातु कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया की समीकरण होगी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि धातु कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया करवाने पर क्या होता है, तो आप लोग क्या कहोगे, लवण बनता है। कौन सा लवण, जो जिस धातु का कार्बोनेट है उसी धातु का लवण, अर्थात संगत लवण बनता है, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। आगे बात समझ में, यदि सोडियम कार्बोनेट है तो सोडियम का लवण बनेगा। यदि मैग्नीशियम कोई लवण है, मैग्नीशियम का लवण है, तो मैग्नीशियम का ही लवण बनेगा, मैग्नीशियम का कार्बोनेट। तो अगर यहाँ पे मान लो कैल्शियम का कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो फिर कैल्शियम का लवण बन जाएगा। तो मतलब जो धातु जिसका कार्बोनेट है उसी का लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल का निर्माण होगा। आगे चलते हैं, हम दूसरा पढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट हो गया, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं। तो हम लिखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाने पर क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड ही बनता है, क्योंकि लवण वही बनेगा जो धातु का कार्बोनेट है। तो सोडियम क्लोराइड के साथ साथ क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, तथा जल का निर्माण होता
है। अब कैसे होता है, फिर से वही काम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सबसे पहले तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या हो जाएगा, Na, सोडियम हाइड्रोजन का मतलब H, कार्बोनेट का मतलब CO3, NaHCO3 प्लस इसमें क्या मिला रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl। HCl मिलाया तो बताइए क्या बना, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ। और किसका निर्माण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और H2। अब संतुलित है कि नहीं, ये देखो, सोडियम कितना एक, इधर भी सोडियम कितना एक, हाइड्रोजन कितना है एक, इधर हाइड्रोजन दो है, एक हाइड्रोजन ये रहा, दो हाइड्रोजन हो गए। फिर कार्बन कितना एक, इधर भी एक, इधर तीन ऑक्सीजन है, इधर भी दो और एक, तीन ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन आ ही गया, क्लोरीन एक है तो एक क्लोरीन है, मतलब समीकरण संतुलित है। डायरेक्ट ही सूत्रों के नाम मान रखते ही समीकरण संतुलित हो गई है। और इसके साथ ही धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के जो गुणधर्म है वो भी कंप्लीट हो गया है। इसमें विशेष बात जो है वो क्या है कि सभी धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करते हैं। जब सोडियम कार्बोनेट की हमने अभिक्रिया करवाई तो सोडियम क्लोराइड बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाई तो भी क्या बना, सोडियम क्लोराइड। किससे करवाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो बस इसमें मेन पॉइंट याद रखना है कि किससे करवा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवा रहे हैं। यहाँ भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवा रहे हैं और दोनों में किसका निर्माण हो रहा है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। इधर भी सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं हम और तीसरा गुणधर्म पढ़ते हैं। तीसरा गुणधर्म क्या कहता है, देखिए गुणधर्म नंबर 3, गुणधर्म है अम्ल क्षार की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया, अम्ल क्षार की अभिक्रिया। अम्ल क्षार की अभिक्रिया क्या होता है, यदि हम अम्ल की क्षार से ही अभिक्रिया करवा दें तब क्या होता है, तो उसके बारे में लिखते हैं। और ये तो मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में बता दिया था कि अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं या एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। जब प्रभाव नष्ट हो गया तो दोनों क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इसीलिए इसी अभिक्रिया का नाम भी क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। तो हम लिखते हैं कि अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार आपस में मिलकर अम्ल तथा क्षार आपस में मिलकर अम्ल तथा क्षार आपस में मिलकर अपने गुण खो देते हैं, अपने गुण खो देते हैं तथा, अब गुण खो दिए तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ पदार्थ का निर्माण करेंगे। किसका, कौन से पदार्थ का, तो लवण का निर्माण करेंगे और जल का निर्माण करेंगे। तो अम्ल तथा क्षार आपस में मिलकर अपने गुण खो देते हैं तथा लवण व जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या नाम देंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया
कहते हैं। देखिए, अम्ल तथा क्षार आपस में मिलकर अपने गुण खो देते हैं तथा लवण व जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे क्या होता है इसमें, जैसे प्रबल अम्ल, जैसे प्रबल अम्ल, जैसे प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रबल अम्ल, और प्रबल अम्ल का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तथा तथा प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अभिक्रिया करवाने पर अभिक्रिया करवाने पर सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड व जल बनता है, वह जल बनता है। कैसे बनता है? तो प्रबल अम्ल HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो क्या होता है? HCl, अर्थात HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस प्रबल क्षार क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात सोडियम Na हाइड्रोक्साइड यानी OH। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है? सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, अर्थात NaCl, NaCl का निर्माण होता है। और किसका निर्माण होता है? जल, तो H2O। अब एक बार देख लेते हैं कि समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो देखिए, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 1 और 2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ठीक है। क्लोरीन कितना है? 1। इधर भी क्लोरीन 1 है। सोडियम कितना है? 1। इधर भी सोडियम 1 ही है। तो और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो ऑक्सीजन भी कितना है? 1। मतलब समीकरण कैसी है? संतुलित समीकरण है। तो यहाँ पर ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? एक प्रबल क्षार, एक प्रबल अम्ल, दोनों आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं, खो देते हैं, जिससे दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। और इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या पड़ गया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो क्या होता है? HCl की अभिक्रिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई है, तो करवाने पर हमारे सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है और जल का निर्माण हो रहा है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अम्ल प्लस क्षार। यदि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। ऐसे भी हम इस अभिक्रिया को समझ सकते हैं। कथन को देखो, इस प्रकार से याद रखना है, पर अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल, अर्थात यदि अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो वे मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये तीसरा गुण कंप्लीट हो गया है अम्ल क्षार का। बात करते हैं चौथे गुण की, और चौथा गुण क्या कहता है? देखिए, चौथा गुण केवल अम्ल के लिए है, और चौथा गुण कहता है कि अम्लों की यदि धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करवाएं तो क्या होता है। तो टॉपिक रहेगा अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों से अम्लों की धात्विक
ऑक्साइडों से अभिक्रिया यदि हम अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या होता है, सीधी सी बात वहीं पर आकर रुकती है। यदि धातुओं से करवाते हैं तो किसका निर्माण हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का और लवण का, मतलब लवण तो बनेगा। क्या बनेगा, लवण तो बनेगा। चाहे धातु से करो या धातु कार्बोनेट से करो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करो या फिर धात्विक ऑक्साइड से करो। यदि हम धातु के साथ में ऑक्साइड लेते हैं, कार्बोनेट लेते हैं या अकेले धातु से करवाते हैं तो लवण तो बनता है, साथ में क्या बनता है, जल का निर्माण भी होता है। बस है जहां पे हम कार्बोनेट की बात करें वहां कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर हम लिखेंगे कि अम्ल धातु अम्ल धातु नहीं धात्विक, अम्ल धात्विक ऑक्साइड अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। देखिए अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। उदाहरण लिखते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल की कॉपर ऑक्साइड से, सल्फ्यूरिक अम्ल की कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया करवाने पर कॉपर सल्फेट तथा जल का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब क्या होता है, H2SO4। तो यहां पर हम लिखेंगे H2SO4, क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का मतलब CuO, कॉपर का सूत्र होता है Cu और ऑक्साइड के लिए O लगाते थे, तो कॉपर ऑक्साइड। अभिक्रिया करवाने पर क्या बन रहा है, कॉपर सल्फेट अर्थात Cu, कॉपर सल्फेट का मतलब SO4 प्लस जल का निर्माण हो रहा है अर्थात जल का सूत्र होता है H2O। अब एक बार देख लेते हैं समीकरण संतुलित है या नहीं है, बताइए। इधर हाइड्रोजन कितने हैं बाएं तरफ, 2, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2। सल्फेट SO4 है, सल्फेट SO4 डायरेक्ट पूरा अणु आ गया। कॉपर अकेला है, इधर भी कॉपर अकेला है। ऑक्सीजन का अणु है एक, इधर ऑक्सीजन का अणु है, मतलब समीकरण कैसी है, संतुलित है।
संतुलित समीकरण है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया करवाने पर क्या बन रहा है, कॉपर सल्फेट का विलयन बन रहा है और H2O जल का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो जल है वो लिक्विड फॉर्म में है, कॉपर सल्फेट विलयन फॉर्म में है, इसलिए एक्वस लिखेंगे। ये लिक्विड है, ये एक्वस है। ये कॉपर ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है, जबकि H2SO4 विलयन फॉर्म में होता है, एक्वस में होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर समीकरण में जो इसके भौतिक अवस्थाएं हैं उनको भी हमने लिख दिया है कि H2SO4 विलयन के रूप में है, कॉपर ऑक्साइड ठोस अवस्था में है, कॉपर सल्फेट भी विलयन के रूप में प्राप्त होता है और जल द्रव अवस्था में होता है। इसके साथ ही जो धातु अम्लों का जो चौथा जो रासायनिक गुणधर्म है वो भी कंप्लीट होता है। बात करते हैं पांचवें गुणधर्म की, तो अम्लों का पांचवा रासायनिक गुणधर्म क्या कहता है, अम्लों का नहीं क्षारों का, तो हम लिखेंगे क्षारों की धात्विक। अब देखिए अम्ल तो धात्विक ऑक्साइड से करते हैं, जबकि क्षार किससे करेंगे, अधात्विक ऑक्साइड से। तो क्षारों की अधात्विक क्षारों की अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया क्षारों की अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, देखिए लिखते हैं क्षार अधात्विक क्षार अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके, क्षार अधात्विक ऑक्साइडों क्षार अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। वही बात जो अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ में होती है, सेम टू सेम वैसी की वैसी बात क्षारों की अधात्विक ऑक्साइडों के साथ में होती है कि जो क्षार होते हैं अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। देखिए सब में लगभग कॉमन सी बात आ रही है, लवण तथा जल, लवण तथा जल, लवण तथा जल। बस एक जगह आइए कार्बोनेट में लवण तथा जल के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर क्षारों की बात कर रहे हैं, तो देखिए आगे हम इसका उदाहरण लिखते हैं, जैसे और जैसे के अंदर क्या लिखेंगे, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाने पर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाने
पर कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल का निर्माण होता है। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाने पर कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल का निर्माण होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। तो देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम का अर्थ होता है Ca, हाइड्रोक्साइड का अर्थ होता है OH, और इस पर 2 लगता है। क्यों? क्योंकि OH की संयुक्ता -1 होती है, कैल्शियम की +2 होती है, इसलिए 2 यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन के पीछे 2 लगता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका नाम आगे लिखेंगे, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किससे करवानी है, कार्बन डाइऑक्साइड से, अर्थात CO2 से इसकी अभिक्रिया करवानी है। जब कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो देखिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो इसकी अभिक्रिया करवाने पर किसका निर्माण होता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाने पर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, CaCO3। बाद में देखेंगे कि संयुक्ता सही है या नहीं है, मतलब समीकरण संतुलित है या नहीं है। तथा जल का निर्माण होता है, तो जल का निर्माण को हम लिखेंगे H2O। अब यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं कि समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो देखिए, कैल्शियम इधर कितना है, 1, इधर भी कैल्शियम कितना आ रहा है, 1, इधर ऑक्सीजन के 2 अणु है, इधर ऑक्सीजन के 2 अणु यहाँ पे है, और 2 ये 4 अणु हो गए, इधर 3 अणु यहाँ पे, 1 अणु, ये 4 अणु ऑक्सीजन के भी कंप्लीट है। हाइड्रोजन के 2 अणु है, इधर भी हाइड्रोजन के 2 अणु, कार्बन का 1 अणु है, इधर भी कार्बन का 1 अणु है। अर्थात यहाँ पर ये जो समीकरण है बिल्कुल संतुलित समीकरण है। अब इनको हम इनकी भौतिक अवस्थाओं के रूप में लिखते हैं। तो देखिए, जो H2O है जल, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर लवण के रूप में प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये एक्वस के रूप में अर्थात विलयन के रूप में होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी विलयन के रूप में अर्थात एक्वस के रूप में प्राप्त होगा। नाम क्या हो जाएगा इसका, नाम हो जाएगा बुझा हुआ चूना। क्या नाम हो जाएगा इसका, बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या होता है, बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम ऑक्साइड का बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल की मात्रा डालते हैं तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझे हुए चूने में जब पानी डालते हैं, जल डालते हैं, तो जल के अणुओं के साथ वह क्रिया करता है। कौन सी क्रिया करता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया करता है, जो हमने संयोजन अभिक्रिया में पहले पार्ट में पढ़ लिया था। तो वहां पर कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी डालते हैं, जल डालते हैं, तो कौन सी अभिक्रिया होती है, उष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसके साथ में किसका निर्माण होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। और यदि इसकी हम कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जो कि एक लवण है, तथा जल के अणुओं का भी निर्माण होता है। इसके साथ ही जो अम्ल और क्षार का जो 5वां गुणधर्म है वो भी कंप्लीट होता है। बात करते हैं छठे गुणधर्म की। इसका छठा गुणधर्म क्या है, तो अम्ल क्षार का छठा गुणधर्म क्या है, देखिए इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि अम्ल जलीय विलयन, अम्ल जलीय विलयन में, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। ये इसका छठा रासायनिक गुणधर्म हो गया अम्ल का। क्या होता है कि अम्ल जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन। इसलिए अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि कोई विलयन अम्ल है, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन के अणु विद्यमान है।
कोई अम्ल होगा तो उसके अंदर हाइड्रोजन के अणु विद्यमान रहेंगे, मतलब हाइड्रोजन आयन उसके अंदर उपस्थित रहेंगे। इसके लिए हम एक इसका समीकरण देते हैं, जैसे समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण हो जाएगा, हम इसके अंदर कोई अम्ल लेते हैं जैसे कि HCl, एक अम्ल लिया हमने HCl, और HCl अम्ल में जब इसमें क्या मिलाया, जल, क्या मिलाया इसके अंदर, जल मिलाया हमने। जल मिलाने पर हमने देखा क्या हुआ कि HCl में जब जल मिलाया तो जल के अणु HCl का, अम्ल का H+ आयन ग्रहण कर लेते हैं और किसका निर्माण कर देते हैं, H3O+ का निर्माण कर देते हैं, अर्थात हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर देते हैं, अर्थात हाइड्रोजन की मात्रा 2 से 3 हो गई है, जबकि क्लोरीन यहाँ पर एक ऋणात्मक आयन के रूप में उपस्थित रहता है, जिससे पता चलता है कि अम्ल जलीय विलयन के साथ में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। सातवें गुणधर्म की बात करते हैं, और सातवां गुणधर्म देखिए क्या हो जाएगा कि क्षार जलीय विलयन में, क्षार जलीय विलयन में, क्षार जलीय विलयन में OH- अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। देखिए क्षार जलीय विलयन में OH- अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जैसे कैसे देते हैं, देखिए यहां भी हम एक क्षार लेते हैं, कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्या ले लिया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक आयन लेते हैं हम, और इसके अंदर क्या लेते हैं, जल H2 अर्थात जलीय विलयन लेते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये Na+ OH- आयन के अंदर विभक्त हो जाता है, जिससे पता चलता है कि क्षार जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, अर्थात OH- आयन देते हैं। इसके साथ में आपके अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे कि जो अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। देखिए इनमें से प्रश्न बनेगा, और प्रश्न कैसे बनेगा, डायरेक्ट प्रश्न ऐसे बनेगा, क्या होता है जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, या फिर क्या होता है जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन देते हैं। उसके लिए आपको फिर उदाहरण ये याद रखना पड़ेगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल की जब जिंक से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, जिंक के लवण बनते हैं और जल का हाइड्रोजन गैस यहां से प्रवाहित होती है। इसी प्रकार से यदि प्रश्न आ गया कि यदि अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, कारण बताइए। तो क्या होता है कारण, तो देखिए सभी धातु कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या देते हैं, लवण का निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं और जल का निर्माण करते हैं। इसलिए जब भी अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करेंगे तो संगत लवण का निर्माण करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे और जल का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार से यदि धात्विक ऑक्साइडों की बात आती है कि धात्विक ऑक्साइडों से जब अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो भी अम्ल जब धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण और जल का। मतलब यदि रासायनिक गुणधर्मों से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आपको अधिकतर क्वेश्चन में लवण और जल तो जरूर लिखना है। यदि कार्बोनेट का प्रश्न आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगा, बाकी लवण और जल तो सब में बनेगा। यदि धातु के साथ होती है तो केवल लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। और उसके साथ ही अपनी क्लास कंप्लीट होते हैं। द स्मार्ट स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।